आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को शुरू भी करने वाले हैं और ख़त्म भी करने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो वन शॉट वीडियो होगा। इसके अंदर सारे डिटेल्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलना कि वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कि नोट्स अच्छे नहीं है, मेरे बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, या फिर मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मेरी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ भी अगर दिक्कत जैसा लग रहा है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखना। अगर वीडियो आपको सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, उसमें मेरा कुछ भी नहीं जाता है। आपका सेटिस्फैक्शन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो, ऐसे कि मैं जानता हूँ कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन और इन सब से टाइम नहीं मिलता। कहीं सेल्फ स्टडी में 5-10 मिनट में मैं आता हूँ। चलो शुरू करते हैं। बता दें तो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस और एडवांस के सिलेबस में देखें तो इस चैप्टर का उल्लेख यानी कि मेंशन है उसके अंदर। इस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कितनी टाइप्स की केमिस्ट्री होती है, मैटर के लॉस, सॉलिड लिक्विड गैस के लॉस, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, उसकी थ्योरी, ये डेट, वो लॉस, ये सब कुछ। इसका मतलब कुल मिला के 10 से 12 टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर में से आने वाले हैं जेई एडवांस्ड में। तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। बताऊँ इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो चैप्टर का मैं 2 वर्ड में बताऊँगा, ये केमिस्ट्री की डिक्शनरी है। आज दिन तक जितने भी केमिस्ट्री के टर्म सुने या फिर आने वाले टाइम में सुनोगे, वो सारे के सारे इसके अंदर है। डेफिनेशन, एग्जाम्पल और विथ पिक्चर्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री के सिर्फ 2 सेंटेंस रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। सिर्फ ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट। अगर मैं लाइन में बोलूँ तो केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर. Chemistry is often called the central science because its role in connecting the physical science with include chemistry with the life science and applied science such as medicine and engineering. अब केमिस्ट्री में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो देखो, केमिस्ट्री में भी कुछ इनकी ब्रांचेस होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस देखते हैं, जो कि डिपेंड करता है इन्फ्लुएंस देयर केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। इसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो है अगर हम लोग सारे कंपाउंड्स या सब्सटेंस को लें और उसके अंदर से अगर हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स को अलग कर दें, फिर जो कुछ भी कंपाउंड सब्सटेंस बचता है वो सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, बाकी बचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री पता चल ही रहा है कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री वर्ड थोड़ा अलग है बट अच्छा है। विथ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब समझ लो कि डिफरेंट सब्सटेंस का ये लोग डिटेल में जाते हैं। जैसे कि अगर वाटर है तो वो क्यों है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है तो कितना ज़्यादा मिक्सचर है, मतलब डिटेल में चले जाते हैं सारे कंपाउंड्स का। मैटर की बात करूँ तो सब जानते हैं कि मैटर इज डिफाइंड एज थिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पोजेसेस मास एंड प्रेजेंस इन विच वी कैन फेल्ट बाय। मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग हमारी 5 सेंस में से किसी भी एक सेंस से सेंस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। या फिर अगर मैं बताऊँ तो मैटर वो है जो मास या वॉल्यूम या फिर कुछ भी, या फिर वो अगर एक हल्की सी भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो फिर वो एक मैटर है। मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, कैटेगरीज नहीं, 3 फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले आती है सॉलिड, फिर लिक्विड और गैस। सॉलिड जो होती है उनका एक डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट शेप होता है। वहाँ लिक्विड के अगर मैं बात करूँ तो उनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है पर डेफिनाइट शेप नहीं होता। गैस की बात करूँ तो उसका डेफिनाइट शेप भी नहीं होता और डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता। अब देखो, अगर इन तीनों की बात करो तो ये तीनों का परफेक्ट एग्जांपल आता है हमारा वाटर, यानी कि H2O। क्योंकि देखो, अगर वाटर लिक्विड तो उसकी ओरिजिनल स्टेट है, अगर हम लोग उसको फ्रीज करेंगे तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा, उसको हीट करेंगे तो फिर वो गैस बन जाएगा। तो लिक्विड एक परफेक्ट एग्जांपल है जो इन तीनों कंडीशन पे खड़ा उतरता है।
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस, इनकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैटर आता है, उसकी फर्स्ट कैटेगरी मिक्सचर। इसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर सेम टाइप्स के होते हैं, सेम टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, सेम टाइप का ये कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो कि कभी गेहूँ साफ करते हो तो उसके अंदर कभी सैंड भी आ जाती है, कभी किसी कोई और ग्रेन भी आ जाता है, ऐसा। और अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूँ तो इसके अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि एकदम प्योर होते हैं। Mixture contains two or more substances present in it in any ratio which are called as components. A mixture may be homogeneous or heterogeneous. Homogeneous का मतलब है कि mixture components completely mix with each other and its composition is uniform throughout, that is easy define. जो कि यह है कि it consists of only one phase. phase क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल in heterogeneous mixture the composition is not uniform throughout and sometimes the different phases can be observed. अब फेज का चक्कर है, इस हेट्रोजीनियस के अंदर डिफरेंट फेजेस है, होमोजीनियस के अंदर सेम फेज है। फेज मतलब कि क्या, एनी डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ मैटर दैट इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट इन अ कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फेज। प्योर सब्सटेंस यानी कि जिसके अंदर एक ही सब्सटेंस है, एक ही एलिमेंट है, मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस वो है जिसकी कुछ केमिकल कंपोजिशन होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो रिएक्शन के में कुछ रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है एलिमेंट, कंपाउंड्स करेंगे ना। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सबसे पहले आता है एलिमेंट। एलिमेंट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट के अंदर एक काइंड के पार्टिकल होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं या फिर अलग अलग टाइप के एटम्स भी कह सकते हो। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे आऊँ तो सबसे पहले आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है कि आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटीज़, यानी कि बिना किसी रिएक्शन के आप लोग देख सकते हो कि हाँ यार ये तो फिजिकल और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि उसका कलर है, उसकी स्मेल है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब कुछ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा, जैसे कि अगर कंबशन देखना है कि अगर पेट्रोल चलता भी है तो उसके लिए आपको माचिस का यूज़ करके उसको जलाना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि वो एक केमिकल कंपाउंड है। और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में रिएक्शन के बाद ही पता चलता है, पहले नहीं। मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज़ आती है जो कि हम लोग हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं। नहीं देखा तो वहाँ चले जाओ, क्योंकि बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ाने से क्या होगा। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर, तो वो आती है सबसे पहले मास और वेट। मास यानी कि द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग एक पॉलीथीन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आप पॉलीथीन ठीक रहेगा, हम लोग एक पॉलीथीन ले लेते हैं, ठीक है, पॉलीथीन बैग ले लेते हैं। अब अगर इसके अंदर सोच लो कि मैंने 3 kg राइस रखा, 3 kg राइस, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कुछ भी चीज़ है इसके अंदर 3 यूनिट्स का मैटर है, ठीक है, 3 यूनिट्स का मैटर है, ठीक है। तो बस वही है, या फिर ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि 3 यूनिट का मास है, और वो जो यूनिट है उसको हम लोग किलोग्राम कहते थे। और अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला वो फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगाती है या फिर ग्रेविटी उसके ऊपर लगाती है। वेट वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी के थ्रू लगता है, सीधी बात है। और वेट की ऐसा यूनिट है न्यूटन। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है क्वांटिटी है एक 3 डायमेंशनल स्पेस की इनक्लोज्ड बाय सम क्लोज्ड बाउंड्रीज। जैसे कि एक क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, अब क्यूब के बीच में जितना भी स्पेस बचा है वो उसका वॉल्यूम है। ये इनक्लोज्ड है, क्लोज्ड फिगर है। अब इसके बीच में जो कुछ भी वॉल्यूम है, ओके यार, वॉल्यूम है, जो कोई भी जगह बची वो उसके वॉल्यूम है। डेंसिटी, मास डेंसिटी कहो या डेंसिटी कहो, ये मटेरियल इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर मैं एक ऐसा ड्रम ले लूँ, उसके अंदर अगर मैं वाटर प्योर कर दूँ तो हमें ये देखना है कि पर यूनिट के अंदर कितना वॉल्यूम उसके अंदर स्टोर हुआ, तो उसकी डेंसिटी कह सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मैंने इस पानी से फुल भरे हुए बॉल के अंदर एक बॉल को मैंने डाल दिया और अगर पानी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है तो इसकी जो डेंसिटी है वो इसके इंक्रीजमेंट से प्रोपोर्शनल होगी।
टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कुछ नहीं, टेम्परेचर एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो किसी ऑब्जेक्ट के कोल्ड या हॉट होने का स्टेट करती है। अब देखो फ़ारेनहाइट और केल्विन में बताने का इनका एक मेथड है। अगर आपको सेल्सियस दे रखा है, उसको फ़ारेनहाइट और केल्विन में बताना है तो इस मेथड का यूज़ करना पड़ता है, जिसके अंदर अगर फ़ारेनहाइट को निकालना है और सेल्सियस दे रखा है तो फिर 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 और आपको फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के ऊपर। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबके जानते हो कि मास जो है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट से इक्वल होता है। रिएक्टेंट्स का मास कंज्यूम होता है और रिएक्टेंट्स का मास जो है वो कंज्यूम होता है, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रिएक्टेंट्स से मास इक्वल होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी जानते हो, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है कि जो अगर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं या फिर एक कंपाउंड बना रहे हैं तो फिर वो एक फिक्स्ड रेशो के अंदर कंपाउंड बनाते हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत है अगर वाटर बनाना है तो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर भी वही चीज़ है कि एंड में जाके जो कुछ भी ये लोग कंपाउंड बनाते हैं वो एक सिंपल होल नंबर का रेशो होता है। अब यह है गे-लुसाई लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम का ये है कि ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, या फिर जब गैस कंबाइन हो जाती है या फिर प्रोड्यूस होती है इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर सारी की सारी जो वो गैसेस है उनकी वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है, तो उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स का जो रेशो है वो भी सेम होगा। अगर इसमें ठीक है, चलो बता ही देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एंटोनियो लेवोज़ोयर ने 1789 में निकाला था। अगर मैं 1 को हटा दूँ तो 7, 8, 9 ईजी रहेगा याद रखने में। 1789 में आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो जोसेफ प्रोस्ट ने निकाला था, फ्रेंच केमिस्ट है। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 1803 में डेल्टन ने निकाला था। उसके बाद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिचर्ड ने 1792 में, रिचर्ड इन 1792। और ये जो गैसियस वाला जो लॉ है यह है 1808 में। अभी एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो जिसने भी लिखा उसको एवोगाड्रो पसंद होगा या फिर एवोगाड्रो उसका नाम होगा। एवोगाड्रो प्रपोज, हाँ ठीक है, एवोगाड्रो उसका नाम था। इन 1811 एवोगाड्रो proposed that equal volumes of gases at same temperature and pressure should contain equal सोच लो कि हाइड्रोजन गैस एक चेम्बर के अंदर है, उसी के जैसे सेम चेम्बर के अंदर ऑक्सीजन गैस है। अगर उनका टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर कंटेन्स मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। अब आती है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। इसके अंदर 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। ऑल द एटम्स गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। जितने भी एटम्स हैं उन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, अलग अलग मास है। तीसरा ये कहता है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। सबसे परफेक्ट और इजी एग्जांपल H2O। फोर्थ में आता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, दिस आर नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स की बात करूँ तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो एटम्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, दिस डेफिनेशंस होल्ड ट्रू ओनली फॉर नॉन रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। मास ऑफ एटम निकालने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है गला सूख गया था, तो सबसे पहला तरीका है एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU, या फिर यूनिफाइड मास क्या बोल रहा हूँ, या फिर यूनिफाइड मास कह सकते हैं, जो कि U होता है, जहाँ पे हम लोग 1/12 मास लेते हैं एक कार्बन एटम का, यानी कि 1 एटॉमिक मास 1/12 पार्ट है कार्बन एटम का। मेथड 2 के अंदर हम लोग मास ऑफ 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट टेकन इन ग्राम्स
दिस इज ऑल्सो नोन एज मोलर एटॉमिक मास। तो ऐसा है कि मास ऑफ वन एटम इन AMU एंड मास ऑफ एटम्स इन ग्राम्स आर न्यूमेरिकली इक्वल। अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो वो दोनों इक्वल हैं। When atomic mass is taken in gram, it is also called the molar atomic mass, or 6.022 into 10 की power 23 is also called 1 mole of atoms, and this number is called the Avogadro's number. 9th में पढ़ा होगा अगर याद होगा तो। Mole is just a number, as 1 dozen is equals to 12, तो 1 million is equals to 10 power 6, तो 1 mole is equals to 6.022 into 10 power 23। तो दो तरह के, या तो एटॉमिक मास के थ्रू निकालो या मोल के थ्रू निकालो। मॉलिक्यूल्स पे आ जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर या फिर डिसिमिलर एटम्स विच एग्जिस्ट टुगेदर इन नेचर इज नोन एज मॉलिक्यूल। मास ऑफ मॉलिक्यूल इज मेजर बाय एडिंग द मास ऑफ एटम्स विच कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास निकालो इंटू 2 करो और ऑक्सीजन का मास निकालो। 9th में बहुत क्या होगा, राइट। अब केमिकल रिएक्शन इज ओनली rearrangement of atoms from different molecules, maybe even same molecules rearrange themselves to form new molecule। तो अब इसमें कुछ ज़रूरी बातें, ऑलवेज बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। देखो ये सारी हमने 9th में पढ़ रखी है। एक जो नई टर्म आती है वो ये है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड कैलकुलेशन रिलेटेड टू इट इज कॉल्ड स्टेटो। ओह यार, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं देखा मैंने, सब कुछ पढ़ा पर इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं देखा। कोफिशिएंट यूज्ड टू बैलेंस द रिएक्शन आर कॉल्ड सेट। ओके, तो यार इसका प्रोनाउंसिएशन, ओह सॉरी, ये इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं क्या है। Stoichiometry। ओके, स्टोइकियोमेट्री, अच्छी बात है, स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री के कोफिशिएंट्स वो कोफिशिएंट होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में यूज़ करते हैं। द स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स गिव द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स दैट रिएक्ट और नॉट द रेशियो ऑफ मासेस। हाँ ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओनली इफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द stoichiometry ratios. Practically, the amount of products formed is always less than the amount of predicted by theoretical calculations. अब यह है लिमिटिंग रेजेंट यानी एंड एक्सेसिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट यानी कि ratios the reactant which is less than the required amount determines how much product will be formed is known as limiting reagent, and the reactant present in excess, कहाँ चला गया, excess is called excess reagent. If we burn carbon in air which has an infinite supply of oxygen, then the amount of CO2 being produced will be governed by the amount of carbon taken. In this case, carbon is Lr यानी कि least reagent and O2 is ER यानी कि excess reagent. कार्बन लिमिटेड है, ऑक्सीजन नॉन, मतलब 1 टाइम के बाद लिमिटेड है, बट कार्बन की अल्टीमेटनेस तक ऑक्सीजन जो है ना उसके बहुत ज़्यादा है, कार्बन कम ऑक्सीजन ज़्यादा। अब यह है परसेंट यील्ड। एज डिस्कस्ड अर्लियर, ड्यू टू प्रैक्टिकल रीजंस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ प्रिडिक्टेड बाय थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। तो इसलिए हम लोग परसेंटेज रेट निकालते हैं, यानी कि एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि रिएक्शन के बाद केमिकली कितना यील्ड आया और थ्योरेटिकल कितना यील्ड आया। रिएक्शन इन एक्वेशियस मीडिया, टू सॉलिड्स कैन नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर इन सॉलिड फेसेस, हेंस दे नीड टू बी डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। हम सब लोग जानते हैं। अब इसके अंदर आता है मोल फ्रैक्शन एक्स, यानी कि मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट परसेंट in 100 gram of solution. Mass upon volume, mass of solute present in 100 ml of solution. Volume upon volume, volume of solute upon volume of solution. GL यानी कि weight of solute in 1 liter of solution. ppm यानी कि mass of solute upon mass of solution into 10 power 6. Molarity यानी कि m यानी कि mass of solute, moles of solute upon volume of solution. Molality, okay, small case m, moles of solute upon mass of.
अब इसके अंदर आता है इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये कुछ रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, ये कुछ डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डी का देखें तो डेंसिटी, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फंक्शन, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब ये एक और लॉ आ जाता है, डिल्यूशन लॉ। व्हेन अ सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड मोर सॉल्वेंट इज एडेड, द मोल ऑफ सॉल्वेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग मोलैलिटी ऑफ m1 is changed from v1 to v2, we can write that m1 v1 is equals to moles of solute in the solution m2 v2। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको हम लोग अलग का एक चैप्टर है, ठीक है, क्या था, थर्मल इफेक्ट ऑफ मैटर, उसके अंदर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट मास यानी कि द मास ऑफ एन एसिड विच फर्निशेज 1 मोल हाइड्रोजन प्लस आयन इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट मास, यानी और दूसरा है कि द मास ऑफ बेस विच फर्निशेज 1 मोल OH आयन इज कॉल्ड its equivalent mass। Valency factor Z। Valency factor is the number of H plus ions supplied by one molecule or mole of an acid, or the number। Equivalence, number of equivalent ions is equals to weight of acid upon base of taken upon equal weight। Mixture of acids and bases, ये भी हम लोग देख चुके हैं एसिड बेस वाले चैप्टर के अंदर। लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि AB plus BC plus equals to CC and DD irrespective of their cytoreactive coefficients। First equation of A reacts with one equation of B to give one equation each of C and first equation left of D। Equivalent weights and salt, calculate the equivalent weights of compounds which are neither an acids nor base। We need to know the charge, the cation and anion। The mass of cation divided by the charge on it's called equivalent mass। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं। अब आ जाता है ओरिजिन ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अब इक्विवेलेंट वेट जो है ना एक एलिमेंट का, वाज इनिशियली डिफाइंड एज वेट ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। लेटर इसकी जो डेफिनेशन आई वो ये है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज दैट वेट ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वाई 8 ग्राम, सिर्फ 8 ग्राम में क्यों, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। 8 ग्राम बहुत स्पेशल है। सम एलिमेंट्स कैन हैव मल्टीपल इक्विवेलेंट वेट्स डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। तो इसमें आयरन आता है क्योंकि आयरन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस, equivalent volume of gas is volume occupied by one equivalent of gas at STP। STP का फुल फॉर्म भी मुझे चाहिए ताकि पता चले यहाँ तक किसने देखा है। Since 1 mole of gas occupies 22.4 L at STP, therefore one equivalent of gas will occupy 22.4 ZL at STP। Example, oxygen occupies 5.6। अभी L का मतलब तो लीटर ही होना चाहिए ना। प्लीज़ L का मतलब भी बता देना कमेंट बॉक्स में। नॉर्मेलिटी के ऊपर आऊँ तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ आता है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी, तो N इज इक्वल्स टू M इंटू Z, वेयर Z इज वैलेंसी फैक्टर। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देखो, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, डिसलाइक किया हो, ना एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, ना आवाज़ अच्छा लगा, ना मज़ा आया, और पूरा तो देखा ही नहीं, यहाँ तक तो पता नहीं, और यहाँ तक यार जिस किसी ने भी देखा है ना, प्लीज़ ये ज़रूर लिख देना 2578 कमेंट बॉक्स में, और नीचे लिख देना आई हैव वॉच्ड फुल, या फिर कुछ भी अच्छा लगे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।